Hey, welcome to all in Study with Sudhi. So today we are going to discuss about some important strategy regarding topo sheet. है ना? तो जो टोपो शीट के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उससे रिलेटेड हम आज कुछ डिस्कस करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। और आप बिल्कुल बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और हम इसमें सारे वो चीजें कवर अप करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है 13 तारीख। ठीक है। सो हम में से बहुत सारे बच्चे हवा बना के रखते हैं कि यार टोपो शीट है, ऐसा आएगा वैसा आएगा, बहुत टफ है। बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल बहुत ही इजी है। अब हमें फोकस कौन कौन सी चीजों पे करना है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। सो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो टॉपिक्स टू बी फोकस, किस पे हमें फोकस करना है? तो सबसे पहले है आपका ग्रिड रेफरेंस। ओके, ग्रिड रेफरेंस। सो क्वेश्चन रिलेटेड टू डायरेक्शंस आल्सो, कि किस डायरेक्शन में कौन सी चीजें हैं। एरिया कवर्ड, एरिया से क्वेश्चंस भी आते हैं। ड्रेनेज पैटर्न, कि रिवर का और जो रिवर है और जो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं वो किस पैटर्न पे कवर अप करती हैं। ऑक्यूपेशन, उस टोपोशीट में उस गांव में कौन सा ऑक्यूपेशन है, किस तरह के काम में लोग लगे हुए हैं, वो चीजें आ सकती हैं एग्जाम में। सेटलमेंट्स की ग्रुप ऑफ हाउसेस किस तरह से हैं, कौन सा पैटर्न है, कौन सा अच्छा सेटलमेंट्स है, सुटेबल सेटलमेंट्स है। रिलेटिव हाइट, रिलेटिव डेप्थ, डिस्टेंस मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड कलर पैटर्न। ठीक है, तो कलर पैटर्न पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, लाइक कॉजवे, स्लूज, पार लाइन, सैंड ड्यून्स, वाटर चैनल, ईटीसी एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसपे हमें पूरी तरह से फोकस करना है हमारे टोपो शीट के लिए। इसके अलावा इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो प्लीज बिल्कुल ध्यान से इस पे देखिए। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन रिगार्डिंग ग्रिड रेफरेंस। ये ग्रिड रेफरेंस क्या होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो हमारा पैटर्न है, जो हमारा सिलेबस है, वो है केवल और केवल 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। ओके, तो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस पे हमें फोकस करना है। चलिए, तो हम डिस्कस कर लेते हैं आगे टोपो शीट पे। ठीक है। here are some questions for you people, कि give the 4 फिगर grid reference of causeway across the Sukli Nadi। तो ग्रिड 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द कॉजवे अक्रॉस सुकली नदी। तो सुकली नदी पे कॉजवे है, एक ब्रिज है जो सिकली नदी को क्रॉस करता है। उसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या है? 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस मीन्स लोकेशन, एड्रेस। ठीक है। तो 4 फिगर आपके सिलेबस में है, आप कैसे बताएंगे? ठीक है। तो सबसे पहले हम टोपोशीट खोजते हैं। तो वी जस्ट फाइंड कि सुकली नदी है कहाँ पे। ठीक है। तो सुकली नदी सबसे पहले हम इसको ढूंढ लेंगे अपने मैप पे कि वेयर इज सुकली नदी। ठीक है। तो जस्ट सी सुकली रिवर। ओके, तो हेयर इज सुकली नदी। तो सुकली नदी से जो कॉजवे है सुकली नदी पे, वो कौन से ग्रेड रेफरेंस पे है? तो सुकली नदी यहाँ पे देख रहे हैं, देयर इज अ कॉजवे। यू जस्ट सी हियर, देयर इज अ कॉजवे। सो कॉजवे is situated in which grade reference? So it is situated in this grade reference. Okay. So what is the address of this grade reference? That is 63 and 33. 6 6, sorry, 6 3 and 3 3. So that's the address, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ कॉजवे ऑफ सुकली नदी। दैट इज सुकली नदी। यहाँ पे आप देख रहे हैं सुकली नदी है, और सुकली नदी पे कॉजवे कौन से ग्रिड रेफरेंस में, ये क्वेश्चन है। तो ये जो कॉजवे है वो कौन से ग्रिड रेफरेंस में, इस पे है। इसका एड्रेस क्या है? 6 3 3 3। तो यहाँ से आपको आराम से 2 मार्क्स कैरी कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपको ग्रिड रेफरेंस से बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा, और उसमें 2 पार्ट हो सकते हैं, 2 चीजों के ग्रिड रेफरेंस पूछे जा सकते हैं। तो आपके सिलेबस में केवल और केवल 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस है। ठीक है। तो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक।
ठीक है, तो फोर फिगर के डिफरेंस से क्वेश्चन समझ में आया। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट ईस्टिंग, ठीक है, ईस्टिंग एंड सेकंड इज नॉर्थिंग, ठीक है। ये जो लाइन है वर्टिकल दैट इज ईस्टिंग, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज नॉर्थिंग। तो सबसे पहले ईस्टिंग लिखेंगे और नॉर्थिंग लिखेंगे, जहां पे ये कोऑर्डिनेट मिल रहा है उसके ये वाला एरिया आपको होता है। तो दैट इज अ कॉजवे, और यहाँ का जो एड्रेस है आपका वो क्या है, 6333, ठीक। चलिए नेक्स्ट। अब बिल्कुल भी आपको हवा नहीं बनाना है टोपो शीट का, बिल्कुल आपको ध्यान से हर चीजों को देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट दैट इज डायरेक्शन। तो क्वेश्चन रिलेटेड टू डायरेक्शन, डायरेक्शन से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन से वो हम देख लें, ठीक है। तो द क्वेश्चन नंबर ई ना, गिव द कंपास डायरेक्शन ऑफ मोहब्बतगढ़ फ्रॉम पमेरा। तो हेज अ वांटेड द कंपास डायरेक्शन ऑफ मोहब्बतगढ़ फ्रॉम पमेरा। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान देने वाली चीज है कि कंपास डायरेक्शन पूछ किसका रहा है, तो मोहब्बतगढ़ का, कहाँ से, पमेरा से। तो हमें ये दोनों चीजें टोपो शीट से आपको सर्च आउट करनी पड़ेगी। पहले तो मोहब्बतगढ़ कहाँ है, पमेरा कहाँ है, देन कंपास डायरेक्शन आप बताएंगे, ठीक है। सो लेट अस फाइंड वेयर इज मोहब्बतगढ़ एंड पमेरा, ठीक है। चलिए, तो वी जस्ट फाइंड मोहब्बतगढ़, हियर इट इज मोहब्बतगढ़, मिल गया हमें, ठीक है। कोई परेशानी नहीं मोहब्बतगढ़ खोजने में। देन पमेरा, यहाँ पे आप देख रहे हो लड़ेगा पमेरा। तो दोनों सेटलमेंट हमको मिल चुके हैं, मोहब्बतगढ़ एंड पमेरा, ठीक है। ये आपका मोहब्बतगढ़ का सेटलमेंट और ये पमेरा का सेटलमेंट। चलिए, अभी कंपास डायरेक्शन क्या पूछा था क्वेश्चन में, फिर से एक देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज कंपास डायरेक्शन ऑफ मोहब्बतगढ़ फ्रॉम पमेरा, यानी मोहब्बतगढ़ की पूछ रहा है पमेरा से, ठीक है। तो हम किसकी नापेंगे, पमेरा से नापेंगे। तो वी जस्ट फाइंड अप डायरेक्शन ऑलवेज शोज नॉर्थ, दैट इज साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ओके। So Mohabbatgarh is situated in which direction of from Palmyra? So it is between south and east. It is between south and east. So the direction is southeast. The correct answer is southeast. Means Mohabbatgarh situated in southeast direction from Palmyra. So you have to write complete answer, not only southeast. You have to write complete. Mohabbatgarh is situated in southeast from Palmyra. इज इट क्लियर। तो ऐसे ही डायरेक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो किसी चीज का रेफरेंस लेते हुए किसी चीज का डायरेक्शन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम फोकस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आपका है एरिया कवर्ड। एरिया से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। वो हम देख लेते हैं कि एरिया से रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वी जस्ट फाइंड द एरिया। सो दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो पहले कि व्हाट इज द एरिया ऑफ इंटायर टोपोशीट। पहला तो क्वेश्चन ये कॉमन बनता है हमेशा कि इंटायर टोपोशीट का कितना एरिया है, एरिया ऑफ इंटायर टोपोशीट, एरिया ऑफ इंटायर टोपोशीट। तो टोपोशीट का इंटायर एरिया तो बिना देखे आप कितना लगा देंगे, 100 स्क्वायर किलोमीटर, दैट्स द एरिया ऑफ कंप्लीट टोपोशीट। And the another question may be asked, what is the area covered from this grid, this easting to this northing? ठीक है, suppose it comes कि area covered by 63, 66 easting and 37, 33 northing. So find the area between 63, 66 easting and 37, 33 northing. इन दोनों के बीच में कितना एरिया है। तो 66 एंड 60, इसको करने के दो तरीके हैं, एक आसान और एक दोनों ही आसान है। तो हम देख लेते हैं। तो 63 ये है आपका, एंड 66 दैट इज, एंड नॉर्थिंग 37, 37 एंड 33। अब इन दोनों के बीच में कितना एरिया आ रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन ये क्रॉस की आपने, एक पॉइंट यहाँ लगा लिया, दूसरा यहाँ पे लगा लिया, ठीक है, क्रॉस की, देन यहाँ लगा लिया और यहाँ लगा लिया। एक तो ये तरीका हो गया। अब आप सिंपल इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So there are 12 boxes in between 63, 66 easting and 37, 33 northing. So 12 box means each box contain 1 square kilometer. Each box contain 1 square kilometer. So 12 boxes, and 12 square is equal to 12 into 1, that is a 12 square kilometer. 12 स्क्वायर किलोमीटर, तो करेक्ट आंसर इज 12 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, आप बिना इसको देखे यहाँ से कर सकते हैं, जो भी एरिया पूछ रहा है आप सिंपल 66 माइनस 63 कर देंगे, दैट इज अ 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इस तरह से आप मत करिए। तो यहाँ पे आप आराम से बॉक्स गिन के 12 स्क्वायर किलोमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, जाने जाओ। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना है एग्जाम में। इसी तरह के क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आएंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न होता क्या है कि रिवर एक खास पैटर्न में बहती है किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो तीन ड्रेनेज पैटर्न है। ठीक है, तो दे आर थ्री ड्रेनेज पैटर्न। तो ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो तीन ड्रेनेज पैटर्न है आपके। फर्स्ट इज ट्रेलाइज ड्रेनेज पैटर्न, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न एंड रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलाइज, डेंड्रेटिक एंड रेडियल। तो ये कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लैक ब्लैक लाइनें, ये है आपका ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, तो हर जगह से आपको दिख रहा है ड्रेनेज पैटर्न। मान लो कि पूछेगा व्हाट इज द ड्रेनेज पैटर्न इन 63। ठीक है, सपोज व्हाट इज द ड्रेनेज पैटर्न इन, चलो तो यहाँ पे 63 और मान लीजिए 35, 6335। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको खास तरह का ड्रेनेज पैटर्न दिख रहा है। तो ड्रेनेज पैटर्न, अब इसमें क्या है भाई, डेंड्रेटिक। तो डेंड्रेटिक में क्या होता है कि एक कोई ड्रेनेज पैटर्न जा रहा है, वहां पे लाइक ट्रीज ब्रांचेस के अलग अलग ब्रांचेस इस तरफ रिवर्स निकली हुई हैं, जैसा डेंड्रेटिक पैटर्न। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से आप पहचान सकते हैं। ट्रेलाइज तो एक पर्टिकुलर पैटर्न है, एक मेन स्ट्रीम है, और उसके साथ आके अलग अलग ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं इन अ पैरेलल वे। तो बहुत ज्यादा आपका डेंड्रेटिक और इस तरह का पेड़ का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, सिंपल आपको पैरेलल इस तरह की लाइनें दिख रही हैं, तो ये हो जाएगा आपका ट्रेलाइज। ठीक है, रेडियल में क्या है कि रेडियल में है जो चारों तरफ इन अ सर्कुलर फॉर्म। तो जो चारों तरफ इन द सर्कुलर फॉर्म, जो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो होता है, दैट्स अ रेडियल पैटर्न। और रेडियल पैटर्न पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, वहां पे क्या रहेंगी, कॉन्टूर लाइन। तो उसके आसपास क्या रहेंगी, कॉन्टूर लाइन रहेंगी। इट मीन्स इट शोज हाइट, और हाइट पे हमेशा रिवर क्या होती है, रेडियल पैटर्न में बहती हैं चारों तरफ से। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टॉपिक वी जस्ट डिस्कस, दैट इज ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय, किस तरह के काम करते हैं लोग वहां पे। अब ये बात हम कैसे भाई बता पाएंगे किस तरह काम करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा किस तरह का काम होता है? तो ये हम इसको देख के बता पाएंगे टोपो शीट को, किस तरह का ऑक्यूपेशन उस एरिया में होता है। ठीक है, लाइक क्वेश्चन में भी आज कि व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन सपोज गुलाबगंज। ओके, तो हेयर इज गुलाबगंज। तो सबसे पहले हम गुलाबगंज ढूंढ लेंगे कि गुलाबगंज कहाँ है। तो हमने ढूंढ लिया भाई गुलाबगंज यहाँ। तो व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन गुलाबगंज? तो ऑक्यूपेशन क्या होगा, गुलाबगंज के लोग किस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे? सो वी जस्ट सी द एरिया नियर बाय द दिस सेटलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं येलो पैचेस हैं, मीन्स एग्रीकल्चर लैंड है, फर्टाइल लैंड है, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो देयर। तो नदी भी है, एग्रीकल्चर लैंड भी है। तो जो उसका मेन ऑक्यूपेशन होगा वो क्या होगा, फार्मिंग होगा, एग्रीकल्चर। तो फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। एंड क्वेश्चन उसके साथ एक और क्वेश्चन जुड़ सकता है, ऑक्यूपेशन गिव रीजन
So give reason. So what is the reason? Reason is fertile land, availability of water. फर्टाइल लैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, एक तो ये से क्वेश्चन आ सकता है ऑक्यूपेशन से रिगार्डिंग। यहीं पे एक चीज और फोकस कर लेते हैं कि भाई सेटलमेंट से रिगार्डिंग और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सेटलमेंट से रिगार्डिंग आ सकता है सेटलमेंट पैटर्न। ठीक है, सेटलमेंट पैटर्न। तो जैसे उसका पैटर्न था आपका रिवर का पैटर्न, वैसे ही सेटलमेंट के भी पैटर्न है। तो सेटलमेंट के भी तीन पैटर्न है, एक है लीनियर सेटलमेंट, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट एंड डिस्पर्स सेटलमेंट। dispersed settlement. So linear, it is clear by its name also. Linear means settlements is in the form of line, कि कोई रोड है उसके किनारे किनारे घर बने हुए लाइन की फॉर्म में, है ना। तो वो पैटर्न क्या बताता है? लीनियर सेटलमेंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, आसपास घर एक दूसरे से बहुत कॉम्पैक्ट हैं। ये है न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लिएटेड। अब ऐसा एरिया जहाँ पे घर नहीं है, बहुत दूर दूर है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है ना। तो वो है आपका डिस्पर्स सेटलमेंट। तो सेटलमेंट्स फार फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर है, तो वो है आपका डिस्पर्स सेटलमेंट। बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा घर है एक साथ, वो है आपका न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। और एक लाइन से घर है, वो है आपका लीनियर सेटलमेंट। ठीक है, अब उसके साथ एक क्वेश्चन जोड़ देगा कि ये सेटलमेंट आपने बता दिया कि दिस इज द न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, कि सिरोरी जो है वो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है। पूछेगा सिरोरी किस तरह का सेटलमेंट है, तो आपने बता दिया न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, यानी लोग यहाँ पे ज्यादा क्यों रहना पसंद करते हैं? व्हाट इज द रीजन फॉर इज द न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट? सो रीजन क्या होंगे? कुछ भी हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन इज फर्टाइल लैंड, भाई अच्छी लैंड है वहाँ पे। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी जो भी चीजें हमें जरूरत होती हैं रहने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं सिरौरी में, पोस्ट ऑफिस है ना। पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, फर्टाइल लैंड, अवेलेबल वाटर। So these are the reason of न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट इन सिरोरी रीजन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिल सकता है कि कंपैरिजन बिटवीन टू सेटलमेंट्स, कि दो सेटलमेंट के नाम दिए होंगे एंड बोलेगा विच वन इज द बेटर, कि दो सेटलमेंट में से कौन सा बेटर सेटलमेंट है। अब डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि दो सेटलमेंट्स हैं, तो बेटर कौन सा होगा? जिसमें फैसिलिटीज ज्यादा होंगी। तो जिस गांव में फैसिलिटीज, जिस एरिया में फैसिलिटीज ज्यादा होंगी, वो बेटर होगा। लाइक गुलाबगंज एंड सिरौरी। So which question may be asked, which settlement is better in सिरौरी एंड गुलाबगंज? अब आप कहोगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ भी वाटर की अवेलेबिलिटी है, यहाँ भी है। तो अब आपको कुछ ऐसा ढूंढना, एग्रीकल्चर लैंड यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये दोनों कॉमन चीजें हो गई, तो कॉमन चीजों से आप बेटरमेंट नहीं बता सकते। तो अब उसमें से और आपको कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। तो दीज आर द टू रीजन इनफ कि ये आपका बेटर है फ्रॉम गुलाबगंज। तो सिरौरी इज बेटर फ्रॉम गुलाबगंज। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो इसी तरह के इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, और कुछ चीजें तो आपके अपने जो आईक्यू लेवल है उस पर भी डिपेंड करता है कि भाई दो सेटलमेंट्स के बीच में हमें पूछ रहा है कि कौन सा बेटर है, तो हम बता पाए कि सेटलमेंट्स कौन सा बेटर होगा, जहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी होंगी वो बेटर होगा। ठीक है, न्यूक्लिएटेड क्यों है? क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज अच्छी हैं। तो ये चीजें हमें अपने आप से निकालनी पड़ेंगी, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो हमें अपने आप से निकालनी पड़ेंगी कि सिरौरी बेस्ट सेटलमेंट है, तो वो क्यों है। ठीक है, चलो, होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट इज रिलेटिव हाइट एंड रिलेटिव डेप्थ। ये कैसे पहचानेंगे? इस तरह के क्वेश्चन एक डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा रिलेटिव हाइट और रिलेटिव डेप्थ से रिगार्डिंग। तो रिलेटिव हाइट और रिलेटिव डेप्थ, स्पॉट हाइट, ये सब हाइट नापने के तरीके हैं। एक होता है स्पॉट हाइट, ठीक है, स्पॉट हाइट, रिलेटिव हाइट एंड रिलेटिव डेप्थ। ठीक है, तो ये दोनों ही मिलते जुलते हैं, रिलेटिव हाइट और रिलेटिव डेप्थ। इसको कैसे पहचानेंगे? तो स्पॉट हाइट होगा डॉट फॉलोड बाय नंबर। तो ऐसा डॉट लगा होगा, मान लो ये लिखा है 327, तो इट मीन्स इट इज द स्पॉट हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। उस प्लेस की स्पॉट हाइट है। ठीक है, यानी वो प्लेस
सी लेवल से उतने ऊंचे पे बसा हुआ है, वो उसकी स्पॉट हाइट है। रिलेटिव हाइट मीन्स उस एरिया के रिलेटिव में, है ना। मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है, इसके यहाँ पे एक माउंटेन है, तो इस एरिया के रिलेटिव में ये इसकी हाइट कितनी है, दैट इज अ रिलेटिव हाइट। एंड इट इज फॉलोड बाय आर, स्मॉल आर, लाइक 3 आर, 5 आर, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो इट शोज रिलेटिव हाइट। इफ इट इज इन ब्लैक कलर, तो अगर ब्लैक कलर से लिखा है तो डेफिनेटली ये क्या है, रिलेटिव हाइट है। और अगर ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है, इट इज इन ब्लू कलर, तो ये क्या शो करेगा, रिलेटिव डेप्थ शो करेगा। तो रिलेटिव डेप्थ डेफिनेटली कहाँ पे होता है, वाटर बॉडीज के आसपास, वाटर बॉडीज के आसपास। तो वाटर बॉडीज हवा में तो रहेंगी नहीं, यानी जमीन से कहाँ रहेंगी, नीचे रहेंगी, यानी टैंक हो गया, पॉन्ड हो गया, तो ये क्या होगा, ये रिलेटिव डेप्थ शो करेगा विद हेल्प ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, तो जहां भी जिस भी पैटर्न में क्वेश्चन में भी आस्क कि इस पैटर्न में इसके पास जो ये आर है वो क्या शो कर रहा है, तो 3 आर शोज व्हाट, तो 3 आर शोज रिलेटिव हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस और रिलेटिव डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। चलो, नाउ नेक्स्ट इज डिस्टेंस मेजरमेंट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस मेजरमेंट का। तो डिस्टेंस मेजर, दो प्लेस के बीच में डिस्टेंस पूछने आती है डेफिनेटली। और वो डिस्टेंस कैसी होती है, डायरेक्ट डिस्टेंस होती है, डेफिनेटली वो डायरेक्ट डिस्टेंस ही पूछेंगे, क्योंकि कर्व लाइन का डिस्टेंस वो नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो कर्व लाइन का डिस्टेंस अभी इस साल पैटर्न में, इस सिलेबस में नहीं है, तो डायरेक्ट डिस्टेंस ही आपसे पूछा जाएगा। अब डायरेक्ट डिस्टेंस में दो चीजों को ध्यान रखना है आपको, कि पहली तो ये कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन सिरौरी एंड गुलाबगंज। अब सिरौरी एक छोटा मोटा, यहाँ पूरा ये पूरा गांव है सिरौरी, और गुलाबगंज भी ये है, तो अब हम मेजर कैसे करेंगे, तो ये कंफ्यूजन है। तो बोर्ड इस चीज को अवॉइड करेगा, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा कि व्हाट इज द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन सिरौरी एंड गुलाबगंज। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आने नहीं चाहिए बोर्ड में। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा कि व्हाट इज द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन हॉस्पिटल विच इज सिचुएटेड इन सिरौरी, ठीक है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सिरौरी एक यहाँ पे है, एंड टेम्पल इन गुलाबगंज। ठीक है, तो गुलाबगंज में ये आपका टेम्पल। तो अब यहाँ से दो चीजें आपको स्पेसिफिकली पता चल गई कि हॉस्पिटल और टेम्पल के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये मेजर करना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप आ सकता है। तो डायरेक्ट डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो स्केल से आप सीधे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे कितनी है, स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, सपोज इट कम्स, मान लो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। So what is the direct distance? So 5 centimeter shows what? 1 centimeter shows on topo sheet is equal to 500 meters. So 5 centimeter shows 5 into 5 यानी 2500 मीटर और 2.5 किलोमीटर। So what is the direct distance between हॉस्पिटल एंड टेम्पल, दैट इज 2.5 किलोमीटर। होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपको टोपो शीट पे देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप बिल्कुल पेपर दे के आना और फिर बताना कि हाँ भाई इससे बाहर कोई क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ कलर पैटर्न। तो कलर पैटर्न के बारे में हम फिर से एक बार बात कर लेते हैं। कलर पैटर्न से रिगार्डिंग क्या है, तो कलर पैटर्न से रिगार्डिंग है, कलर आपको ऑक्यूपेशन से संबंधित, आप कैसे पहचानेंगे ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन इज रिलेटेड टू, डायरेक्टली रिलेटेड टू कलर। ठीक है, तो डेफिनेटली जहाँ पे जिस तरह का कलर कॉम्बिनेशन दिख रहा है वहाँ पे उस तरह का ऑक्यूपेशन होगा। येलो पैचेस बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन डेफिनेटली फार्मिंग होगी। ठीक है, डार्क ग्रीन दिख रहा है तो ये फॉरेस्ट्री रीजन है, फॉरेस्ट रीजन है, तो यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन होगा वो ट्री से रिगार्डिंग होगा, फर्नीचर, है ना, या फॉरेस्ट्री। सो दीज आर द मेन ऑक्यूपेशन। ठीक है, या आपका ठीक है, तो ये आपके मेन ऑक्यूपेशन है। एनिमल हस्बेंड्रीज, तो यहाँ पे ये आपके मेन ऑक्यूपेशन हो सकते हैं। व्हाइट पैचेस दिख रहा है, बैरन लैंड दिख रहा है, तो यहाँ पे बैरन लैंड में माइनिंग होती है ना, डेफिनेटली माइनिंग होती है जहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। रॉक आउट क्रॉप्स, रॉक आउट क्रॉप्स, तो इस तरह से चीजें यहाँ पे ऑक्यूपेशन में आप लिख सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन कलर। व्हाइट कलर शोज बैरन लैंड, अनकल्टिवेटेड लैंड, येलो कलर शोज फर्टाइल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, ओके, एंड ग्रीन कलर शोज फॉरेस्ट रीजन, एंड ब्लू कलर शोज वाटर बॉडीज, और रेड कलर से आपके सेटलमेंट दिखते हैं और रोड दिखती हैं। ठीक है,
इज इट क्लियर? होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज डेफिनेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। तो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे बताएंगे? तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी आप मैप देख के बता सकते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन मान लो कि इस एरिया क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है। ठीक है, तो अब आप मान लो इस एरिया का पूछेगा कि इस एरिया में इस ग्रिड रेफरेंस में, यानी इस एरिया में आपके कौन सा क्लाइमेट, किस तरह क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप देख रहे हो अच्छी लैंड है, फॉरेस्ट रीजन है, तो यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वो कैसी होगी? अच्छी बारिश होगी, मानसून क्लाइमेट, है ना, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेटिक कंडीशन। जहाँ पे मान लीजिए बारिश बहुत कम होती है, स्कैंटी रेनफॉल रीजन। जहाँ पे वाइट पैचेस हैं, वहाँ पे कैसा होगा? स्कैंटी रेनफॉल रीजन। तो इस तरह से आप कलर देख के उस चीज को बता सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं, मे बी आज की कुछ डेफिनेशन आपको पूछे जाएं, लाइक कॉजवे, स्लूस, फायर लाइन, सैंड ड्यूज, वाटर चैनल, पावर लाइन। तो इस तरह के डेफिनेशंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कॉजवे क्या है? कॉजवे आपको क्या है? किसी भी चीज को पार करने का जो रास्ता है, दैट इज अ कॉजवे। ठीक है, तो कॉजवे इज अ वे टू क्रॉस अ रिवर और रोड्स etc। तो एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करने को क्या बोलते हैं? कॉजवे। तो कॉजवे इज अ फॉर्म ऑफ ब्रिज, इज अ फॉर्म ऑफ ब्रिज that helps to cross over the a river। okay, that helps to cross a river। ठीक है, तो ये स्लूस, सो स्लूस डैम में, जो डैम में जो गेट होते हैं, दैट इज अ स्लूस। तो स्लूस इज अ गेट, और गेट क्या करता है? कंट्रोल, दैट कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर, दैट कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, तो सैंड ड्यून्स, दैट्स अ माउंटेन ऑफ सैंड, माउंटेन ऑफ माउंटेन ऑफ सैंड, तो मिट्टी के जो पहाड़ बन जाते हैं वो सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। वाटर चैनल, दैट्स अ वाटर चैनल हेल्प्स टू सप्लाई वाटर फ्रॉम डैम। तो द एरिया विच रिसीव लेस रेनफॉल और less water availability is there, so with the help of water channel we, with the help of water channel we just कैरी वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, दैट इज द वाटर चैनल। तो इस तरीके से आप इस पूरे टोपो शीट को कवर अप कर सकते हैं। इस टॉपिक्स के अलावा कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपके उसमें देखने को मिले। तो ग्रिड रेफरेंस में केवल और केवल आपको 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस पढ़ना है, एज पर सिलेबस 4 फिगर ही है, 6 फिगर नहीं है। सिंपल आपको एड्रेस बताना है किसी चीज का, तो 2 मार्क्स इससे आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो 2 मार्क्स ग्रिड रेफरेंस से आएंगे आएंगे, डायरेक्शन से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एरिया कवर्ड से भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, टोटल 10 मार्क्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ड्रेनेज पैटर्न से आ सकता है, ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट्स, रिलेटिव हाइट, डिस्टेंस मेजरमेंट, इन टॉपिक से। इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इस टॉपिक के अलावा कोई भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन दिस टॉपिक। आप अच्छे से करेंगे, हमारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। थैंक यू एंड हैव a nice